Assalamu alaikum, dear students. So today I'm going to interact with you your CTS physics paper, in which the topics today we have taken into our interaction is rotational motion and current electricity. Question number 1. The instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by the equation this. The torque on the wheel becomes 0 at. So solution of this question is like this. आपको बोलना है कि अगर एक बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन जो है आपका दिया गया है, दैट इज थीटा, अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज गिवन इक्वल टू इट इज 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर. What we have to calculate, the torque on the wheel becomes 0. देखिए हमें निकालना है कि जब टॉर्क जो है व्हील पे जब 0 बने उस वक्त का टाइम हमें कैलकुलेट करना है. तो इसमें आप अगर लॉजिक यूज करेंगे, अगर टॉर्क को 0 होना है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को भी 0 होना पड़ेगा. तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन का टाइम निकाले जब वो 0 बने तो वही टाइम होगा जब टॉर्क 0 बनेगा. तो हमें थीटा दिया गया, वी विल डिफरेंशिएट इट ट्वाइस. फर्स्ट जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको तो आपको ओमेगा मिलेगा और ये आएगा 6t square minus it is 12t. Again you are going to differentiate it. Again you are going to differentiate it. You will get angular acceleration, and that angular acceleration जो है आपका that will be 12t minus 12. अब angular acceleration 0 होना चाहिए तभी जाके torque 0 होगा. तो we will put that 12t minus 12 is equal to 0. So 12t it should be equal to 12, and therefore t should be equal to 1 second. The answer of this question should be 1 second. तो 1 सेकंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसमें आपको निकालना था कि टॉर्क कब 0 बनेगा. टॉर्क तब 0 बनेगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 बनेगा. तो मैंने एंगुलर पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया. पहले एंगुलर वेलोसिटी मिली, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम जो है वो 1 सेकंड मिला. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. One solid cylinder A and another hollow cylinder B. So you are having a solid cylinder that's A and another hollow cylinder B are of the same mass and same radius. तो उन solid cylinder और हॉलो सिलेंडर जो है उसका मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है. देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस आर आई एंड आई बी रेस्पेक्टिवली सच दैट. तो हमें आई ए और आई बी का जो है रिलेशन निकालना. दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का है जिनका मास और रेडियस सेम है. यू शुड नो फॉर दिस क्वेश्चन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट्स एम आर स्क्वायर. एंड वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मास बट आल्सो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है. नो डाउट मास सेम है, बट हॉलो सिलेंडर जो है उसका मास जो है, हॉलो सिलेंडर के केस में आपका जो हॉलो सिलेंडर है उसका जो मास है वो आपके सेंटर से बहुत दूर है. उसका जो है लोकेशन जो है वो दूर है, क्योंकि वो हॉलो सिलेंडर है तो सारा यहाँ पे मास जो है कंसंट्रेटेड है. तो आर उसके लिए ज्यादा है. जब आर ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. जबकि अगर आप सॉलिड सिलेंडर की बात करो, सॉलिड सिलेंडर का मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक भी आएगा. सेंटर ऑफ दैट जो सेंटर आपने सॉलिड सिलेंडर के लिया है उसके नजदीक भी जो मास आएगा तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. दिस इज द कंक्लूजन. तो अब आपका जो है दैट इज आई बी, जो दूसरा हॉलो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हॉलो का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉलिड. दिस इज आल्सो ट्रू इन केस ऑफ अ रिंग एंड डिस्क. आपको पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज mr square, while as in case of a disc having same mass and same radius is mr square by 2. The logic is same, that moment of inertia not only depends on mass but also its distribution. अगर एक्सिस से आपका मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए. ये क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass m about an axis passing through a distance L by 2 from one end and perpendicular to its length. तो अगर आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है और मास m है तो यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस कहां पे थ्रू अ डिस्टेंस L by 2 फ्रॉम वन एंड. ठीक है, तो अगर आप एंड से जाए तो एंड से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. इस एक्सिस पे यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट किस डिस्टेंस पे, दैट इज L by 2 फ्रॉम वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ. तो अगर आप यहां से एंड से L by 2 पे जाएंगे, एंड से जब L by 2 पे जाएंगे, एंड से जब आप L by 2 पे जाएंगे तो मतलब इसका ये है कि आप बिल्कुल सेंटर ऑफ रॉड पे आ गए. जब आप सेंटर ऑफ रॉड पे आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज ml square by 12. सो योर आंसर इज ml square by 12. अगर अब कोई बच्चा सोचेगा कि L by 2 हम यहां से ले, बट ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं कि आप L by 2 यहां लेके फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते. तो जब मैंने एंड वाली एक्सिस ली, फिर अंदर जाने पे आपका जो है डिस्टेंस L by 2 पे, मतलब आप सेंटर पे आ गए और सेंटर पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जबानी याद होता है, दैट इज ml square by 12. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
Second, now moment of inertia of a thin uniform rod rotating about the perpendicular axis passing through its center is I. तो rod का moment of inertia अभी मैंने बोला that perpendicular to its length, अगर आपके पास एक rod है उसका moment of inertia about an axis passing through its center perpendicular to the length जो होता है तो वो हम सबको पता है it's ml square by 12. अभी हमने previous question में भी ये डिस्कस किया ml square by 12 is the moment of inertia. फिर हमने क्या किया, the same rod is bent into a ring and its moment of inertia about the diameter is I by 2. अब आपने इस रॉड को रिंग में जो है बेंड कर दिया, आप इसका मान लीजिए कुछ रेडियस r है, बट वन थिंग इज क्लियर, अगर इस सिलेंडर का लेंथ इस रॉड का लेंथ l था तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा दैट विल बी 2 पाई r. तो लेंथ ही आपका 2 पाई r बन जाएगा क्योंकि आपने इसी को जो है आपने इसी को मोड़ के जो है आपने रिंग डेवलप किया तो लेंथ 2 पाई r के बराबर है और r हम पहली फुर्सत में निकाल के रखते हैं दैट इज l बाई 2 पाई. अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट थ्रू इट दिस इफ द सेम रॉड इज बेंट इन अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर जो है उसका वैल्यू दिया गया है I1, फिर हमें इनका रेशियो निकालना है. तो डायमीटर ऑफ द रिंग का डायमीटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर दैट इज mr स्क्वायर बाई 2. तो I1 जो है जो उसका वैल्यू हमें लेना है I1 दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 इज द फॉर्मूला. तो मान लीजिए m इसका मास है, mr स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर. डायमीटर पे mr स्क्वायर बाई 2 होता है जबकि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर द प्लेन होता है mr स्क्वायर, बट डायमीटर पे mr स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो ये बनेगा m बाई 2 r जो है रेडियस मैंने कैलकुलेट करके रखा है इट इज l बाई 2 पाई का होल स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करिए तो आपका I1 आ जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हुआ 4 2 8 पाई स्क्वायर. अब हम रेशियो लेंगे दैट्स I बाय I1. I जो आपका है that is ml square by 12 divided by that I1 is ml square by 8 पाई स्क्वायर. तो ml स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. नाउ 4 2s are 8 and 4 3s are 12. It is pi square also here. It is 2 pi square divided by 3 should be the right answer for this question. So 2 by 3 pi square is the right answer for this question. इसमें आपको जो है ना एक्सिस थ्योरम्स पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उससे आप ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. Radius of gyration दिया. The radius of the ball is r. Then the fraction of the total energy associated with the rotational energy will be. तो इसमें आपको क्या निकालना है, that is kinetic energy rotational versus the kinetic energy total का हमें रेशियो निकालना है. We have to calculate this ratio. तो इसमें एक बॉल जो है ये आपका बॉल जो है ये इस प्लेन में नीचे आ रहा है, बॉल रोल्स डाउन, एक बॉल जो है वो रोल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ. रेडियस ऑफ गायरेशन इसका जो है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज k. वो k दिया गया है तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज प्रोवाइडेड k. इफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज r, इस बॉल का जो रेडियस है वो r दिया गया है, देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी. तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एनर्जी. यू शुड नो एट द स्टेज ऑफ दिस प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए दैट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हम सबको पता है इट्स 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी टोटल जब रोलिंग होती है प्योर रोलिंग वी नो द फॉर्मूला इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर देन इट इज 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर. ये हम सबको पता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. जब प्योर रोलिंग होती है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी व्हेन इट गोज फॉर अ प्योर रोलिंग इज 1/2 mv स्क्वायर then it's into 1 plus k square by r square where k is called the radius of gyration and r is the radius of the ball. Then इसको फर्दर सॉल्व करने पे अब चूंकि हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए, मैं लिख सकता हूँ 1/2. अब जो ये आपका बॉडी जो है इसमें आप I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में है तो मैं लूंगा mk स्क्वायर, और ओमेगा जो है ओमेगा होता है v बाई आर, तो ये बनेगा इट इज v स्क्वायर बाई r स्क्वायर. तो डिवाइडेड बाई इट इज 1/2 mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर. ये जो आपने ये ओमेगा के बदले जो लिखा v बाई आर, बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वी हैव द फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा r. तो ओमेगा जो है वो v बाई आर के रेशियो के बराबर है, इसीलिए प्योर रोलिंग में हम यूज कर सकते हैं ओमेगा के बदले v बाई आर. अब आप देख लीजिए इसमें 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो ऊपर जो है अब आपका जो है k स्क्वायर बाई r स्क्वायर बचता है, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और नीचे आपका
जो बचता है दैट इज आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल आउट होके जो आपके पास बचा दैट इज के स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और मैंने निकाला के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि पूछ क्या रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो। रोटेशनल हम सबको पता है इट्स 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर एंड जब प्योर रोलिंग होती है तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। उसको थोड़ा मैथमेटिक्स में डाल के और यूजिंग द रिलेशन दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बिकॉज प्योर रोलिंग की तो यही कंडीशन है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर ही होता है, तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज from a circular disc radius r and mass 4m and a small disc of mass r/2 is removed from the same disc। तो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास 4m है। तो इस पूरे डिस्क का जो मास है वो 4m है और इसका जो रेडियस है वो r है। हमने इसमें से क्या किया है, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। हमने एक छोटा सा डिस्क इसमें से रिमूव किया जिसका रेडियस r/2 है। तो रिमूव डिस्क का जो रिमूव डिस्क जो है आपका जो रिमूव डिस्क है तो पहली फुर्सत में आप उसका मास निकालिए। अब आप उसका मास कैसे निकालेंगे, मान लीजिए उसका मास m है और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल मास इस डिस्क का जो है 4m है, इस पूरे डिस्क का जो मास है टोटल मास इज 4m डिवाइड बाय टोटल एरिया जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसका जो टोटल डिस्क का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है क्योंकि रेडियस इसका r है, मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया आपने निकाला है और उसका रेडियस है r/2 क्योंकि छोटी सी डिस्क का रेडियस जो है दैट इज r/2। तो मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया जिसका निकालना है दैट्स पाई r/2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए आप पाई कैंसल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर इसके साथ निकल जाएगा, ये तो 4 बनेगा तो 4 इसके साथ कैंसिल होके तो छोटी सी डिस्क का जो मास है जो रिमूव्ड डिस्क है उसका मास हमने पहले निकाल दिया वो m के बराबर है। तो उसके बाद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, जब आपने ये छोटा सा डिस्क निकाला तो जो रिमेनिंग डिस्क ये जो बाकी डिस्क बचा हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें जो तरीका है सॉल्व करने का, पहले हम निकालेंगे टोटल जब पूरा डिस्क इन्वॉल्व था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं लिखूं आई टोटल इज इक्वल और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2 सेंट्रल एक्सिस पे परपेंडिकुलर तो प्लेन mr स्क्वायर बाई 2 होता है, m इसका 4m है, r स्क्वायर इज r स्क्वायर क्योंकि इसका रेडियस r ही है डिवाइडेड बाय 2 2 to the 4 it's twice of mr square। तो दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल डिस्क। तो अगर आप इस टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे देखेंगे जब आपने कोई पोर्शन रिमूव नहीं किया है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, m हो गया इसका मास वो तो 4m है, r हो गया इसका रेडियस डिवाइडेड बाय 2 और 2 to the 4 twice of mr square इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने ये पोर्शन रिमूव किया है तो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। ठीक है, रिमूव्ड पोर्शन दिस इज द सेकंड स्टेप इन्वॉल्वड फॉर दिस क्वेश्चन। तो रिमूव्ड का कैसे निकालते हैं, रिमूव्ड का आपको इसी एक्सिस पे निकालना है। तो जब आप इसी एक्सिस पे रिमूव का निकालोगे तो आपको पहले रिमूव के सेंटर पे एक एक्सिस खड़ी करनी है एंड यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ एक्सिस मानता हूँ तो उस एक्सिस पे उस रिमूव का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगेन mr स्क्वायर बाई 2 जो फॉर्मूला के हिसाब से, तो mr स्क्वायर m हो गया उसका मास, mr स्क्वायर r स्क्वायर जो है वो r/2 है उसका, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और फिर प्लस एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस mr स्क्वायर m हो गया उसका मास मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस अगेन r/2 है। तो हमने इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की। कैसे हमने किया इसको, हमने यहाँ पे एक एक्सिस मानी और फिर आपको जो रिमूव पोर्शन है वहां पे एक एक्सिस लेनी होती है क्योंकि आपको सारा सिस्टम जो है सेंट्रल एक्सिस पे हिलाना है। तो उस एक्सिस पे उस छोटी से डिस्क का हो गया mr स्क्वायर बाई 2, m उसका मास है तो मैंने लिखा m उसका मास है, रेडियस उसका r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस फिर mr स्क्वायर m हो गया उसका मास और डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आपका है, यहां से यहां तक जो आपका डिस्टेंस है वो अगेन रेडियस r/2 ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो रिमूव पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया यहाँ पे mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 देन प्लस ये हो गया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ पे आप एलसीएम 8 लेंगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स mr स्क्वायर, 3 टाइम्स mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क। देयरफॉर आई रिमेनिंग जो है आप जो बचा हुआ डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तरीका होता है आई टोटल में से आई रिमूव्ड आप माइनस कर दीजिए। अब आई टोटल आपका जो है वो है ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर माइनस जो रिमूव्ड है दैट इज 3 टाइम्स mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सो 8 2 16 minus 3 it is 13 by 8 mr square should be the right answer of this question। 13 by 8 mr square is the right answer of this question। you should be good in using the parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, तब ये questions बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
net torque about pivot A provided by all the forces shown in the figure for L equal to 4 मीटर। तो ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ये 4 मीटर की लेंथ है, इसी को आपने डिवाइड किया, L/2 है, L/2 है, तो हम 4 मीटर लास्ट में ड्रॉप कर देंगे। हमें इसमें नेट टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ जो है दैट कैलकुलेशन एंड दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस। आपको पता होना चाहिए टॉर्क जो होता है सोल्यूशन में, टॉर्क जो होता है दैट इज R क्रॉस F। तो हम लेते हैं R और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी ऑलवेज टेक इन टॉर्क फोर्स एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर फोर्स एंड डिस्टेंस हम लेते हैं कैलकुलेशंस में। तो अगर आप इस 90 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन आ जाएगा तो उससे टॉर्क डेवलप नहीं होगा। दूसरा कंपोनेंट ये है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से गुजर रहा है तो इसकी वजह से बिल्कुल कोई टॉर्क इन्वॉल्व नहीं होगा। अब जो 70 न्यूटन है डेफिनेटली इसको रिजॉल्व किया जाएगा, एक कंपोनेंट यहां से, तो ये डिस्टेंस से ही गुजर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, तो ये फिर से मोमेंट ऑफ जो है टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से गुजर रहा है। जबकि ये वाला कंपोनेंट जो है इट विल बी 70 एंड देन इट विल बी, अगर ये कॉस है तो ये साइन ऑफ 30 डिग्री है। अब ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स एंड दिस द डिस्टेंस, तो इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड सम टॉर्क। इन द सेम फैशन जो 60 न्यूटन है इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा, एक कंपोनेंट यहां से और दूसरा यहां से, ये जो पास इसी से कर रहा है तो ये टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, टॉर्क ये प्रोवाइड करेगा, इट विल बी 60 एंड देन इट विल बी साइन ऑफ, नहीं कॉस क्योंकि इट इज 60, ये थीटा इसके साथ है तो इट विल बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। सर अब ये जो है 50 न्यूटन क्या ये प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपका टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये आपका टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और ये 50 न्यूटन जो है नीचे की तरफ ये डेफिनेटली टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसमें हम आप देखेंगे इसकी वजह से भी टॉर्क है, इसकी वजह से भी टॉर्क है और इसकी वजह से भी टॉर्क है। इन दो टॉर्क का सेंस सेम होगा, इन दो टॉर्क का सेंस सेम होगा। मान लीजिए जब आप इस आर को आगे लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा और ये 50 न्यूटन जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को ऐड करेंगे, ये दो ऐड हो जाएंगे और ये अलग होगा और द डिफरेंस विल गिव द नेट टॉर्क। तो मैं ऐसे लिखूंगा टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज उसमें आ जाएगा मेरा 70 देन इट इज साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज L/2 प्लस हो जाएगा आपका 60 वाला 60 कॉस ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा द डिस्टेंस हियर इज L। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आपका 70 साइन 60 होता है 1 साइन 30 होता है 1/2 एंड देन इट इज अगेन L/2 प्लस ये हो गया 60 एंड देन कॉस ऑफ 60 इज अगेन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय L। तो ये हो जाएगा आपका इट इज 4 तो ये मैं ऐसे ले सकता हूँ, इट इज 2 इट इज 35। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जो है दैट इज 35 डिवाइड बाय 2L प्लस ये जो है हो जाएगा दैट इज 30, तो मैं लिख सकता हूँ 30L। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया 60 प्लस दिस 35 इज 95 डिवाइड बाय 2L, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हम क्लॉकवाइज टॉर्क निकालते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क सिर्फ 50 न्यूटन की वजह से आएगा, तो आपका क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर इज L/2, तो आपका ये आ जाएगा 25L। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज 25L दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो है आपका नेट टॉर्क जो है चूंकि बड़ा है उससे, तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर टॉर्क नेट जो होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज इट्स 95 डिवाइड बाय 2L माइनस इज 25L। तो यू आर 25 इंटू 2 इज 50, 50 में से आप जब आप ये जो है 50 में से 95 माइनस करेंगे तो ये आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2L। L का वैल्यू आप इसमें ड्रॉप करिए, L जो है आपको दिया गया है, L इज प्रोवाइडेड हियर, L इज प्रोवाइडेड 4 मीटर, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो हियर इट्स 2 2s are 4 and 2 into 45 is 90 न्यूटन मीटर should be the right answer for this question. So 90 न्यूटन मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज टॉर्क को अलग ऐड करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को अलग ऐड करते हैं एंड फिर बड़े में से छोटा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करके आपको नेट टॉर्क मिल जाता है, और इस क्वेश्चन में 90 न्यूटन मीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the angular momentum of a body is given by, so you are being provided with angular momentum that is 5t square plus 2t plus 1. This is the angular momentum. The torque acting on the body at t equal to 1 second. तो टॉर्क निकालना, और हमें पता है टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मैं इसको सिंपली डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो ये बना 10t प्लस ये 2 बना, और टाइम हमें ड्रॉप 1 करना है इसमें क्योंकि 1 सेकंड पे हमें टॉर्क निकालना है, तो ये बना 10 इंटू 1 प्लस 2 एंड आंसर विल बी 12 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पे बेस दैट टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है
आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो जब भी आपको सॉलिड सिलेंडर की बात कही जाए तो ये डिस्क की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर आप सॉलिड सिलेंडर को पीसेस में काटेंगे तो वो स्मॉल छोटी छोटी डिस्क्स बनेंगी। तो सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर, और उसका रेडियस जो है वो दिया गया है, द रेडियस इज प्रोवाइडेड 0.5 मीटर। फिर क्या दिया गया है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसमें, इट इज नाउ फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। अ मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड द सिलेंडर। आपने एक मासलेस स्ट्रिंग इसके इधर बांध दी, मासलेस स्ट्रिंग विद वन एंड अटैच्ड टू इट एंड अदर फ्रीली हैंगिंग, एक एंड उसके साथ अटैच्ड और दूसरा फ्रीली हैंगिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो इसका अगर मैं इसका ये जो है व्यू आपको ये बना के दूं, जो आपका ये साइड जो है मैं इसको यहाँ ऐसे बनाऊं सो दैट आपको आराम से दिखे, तो ये इसका सेंटर है और ये एक्सिस है, इस पे ये जो है रोटेट हो सकता है। ये जो रेडियस आपको दिया गया है दैट इज प्रोवाइडेड 0.5, और यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग बांध दी है जिसमें डेफिनेटली जब आप खींचोगे तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि फोर्स डेवलप्ड इन रोप्स एंड स्ट्रिंग्स इज नथिंग बट टेंशन। अब जैसे आप इसको आप खींचोगे तो उसमें टॉर्क डेवलप होगा, और हमें टॉर्क पता है या तो वो R इंटू टेंशन होगा या वो I अल्फा होता है। टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा और R इंटू टेंशन, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें प्रोवाइडेड है। अब आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन जो है पहले R का वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे। R का वैल्यू जो है वो 0.5 है, टेंशन हमें निकालना है, इज इक्वल टू I जो है चूंकि सॉलिड सिलेंडर है तो ये बिल्कुल एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे mr²/2 होता है। तो मैं लिखूं mr²/2। फिलहाल मैं लिखता हूं mr²/2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा का वैल्यू जो है हमें इसमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आपका जो टॉर्क है वो बनेगा m जो है वो दिया गया है दैट इज 50, उसके बाद r², इट इज 0.5 का r² डिवाइडेड बाय जो है इसमें 2 है, और ये जो 0.5 ये नीचे चला जाएगा 0.5, और अल्फा जो है उसमें आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है। आपको पता है कि रेवोल्यूशंस पर सेकंड में नहीं, हमें इसको रेडियन पर सेकंड में लेना पड़ता है। तो 2 तो ठीक है, बट 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल 2 पाई रेडियंस। 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड 2 पाई रेडियंस होने की वजह से मैंने इसमें 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड को 2 पाई रेडियन डाल दिया, बट ऐसे 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है ये रेडियन में आ गया। तो 0.5 के साथ कैंसल आउट होगा, 2 के साथ निकल जाएगा। अब ये बचा t इज इक्वल, इट इज 50 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देख लीजिए ये बना 5 5 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 50। तो आपका t जो है वो आया आपका 50 मल्टीप्लाइड बाई पाई दैट इज 3.14। तो टॉर्क आ जाएगा 53 इट इज 150 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इट्स 0.14, 150 से थोड़ा ज्यादा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A drum of radius r and mass m rolls down without slipping। तो आपके पास एक ड्रम है जो रोल डाउन कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। यू आर हैविंग अ ड्रम लाइक दिस जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग along an inclined plane of inclination theta। द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस लिए चाहिए होता है? यू शुड नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो तब रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था इसमें, तो अब आपका जो है इसमें ये है कि अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या करता है। यू शुड नो दैट फॉर रोलिंग यू नीड फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन जो है डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट, बिल्कुल गलत है। डिक्रीजेस द रोटेशनल मोशन, बिल्कुल गलत है। डिक्रीजेस द रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, बिल्कुल गलत है। कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन टू रोटेशनल मोशन, क्योंकि मैंने आपको बोला दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शनल फोर्स जो है इज रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग मोशन, इट्स रिक्वायर्ड फॉर, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रोलिंग मोशन। अगर आपको रोलिंग मोशन जो है डेवलप करना है देन यू नीड फ्रिक्शनल फोर्स। तो रोलिंग मोशन के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो है बहुत जरूरी है। तो कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L। तो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी लंबाई जो है L है, मान लो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास M, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। अगेन जब सॉलिड सिलेंडर की बात हो तो बिल्कुल एक डिस्क की तरह ही बिहेव करता है। रेडियस आर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L एंड हाइट h, और इसका हाइट जो है वो h है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट इज सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। हमें उसका स्पीड निकालना है जब ये बॉटम पे रीच कर जाए। तो ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, और हमें पता है देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट स्पीड इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 + I/mr²। या हम कभी कभी इसको I
1 प्लस के बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आई हम सबको पता है इट इज एम के स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, एम एम कैंसल आउट होके हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए v हो गया बराबर रूट ऑफ इट्स 2gh डिवाइड बाय, क्योंकि रोलिंग में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन की होती है और बच्चों को ये ज़बानी याद होती है, रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस, अब सॉलिड सिलेंडर मींस डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एम आर स्क्वायर अबाउट द सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर निकल गया, 2 1 2 प्लस 1 इज 3, 3/2 3/2 और 2 ऊपर जाएगा तो इट इज 4 रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाय 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4gh बाय 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, तो यहाँ शायद भूल गए, इट इज 5 kg हियर, a particle of mass 5 kg is moving with a velocity v equal this in the x or y plane along the line y is equal this, the magnitude of the angular momentum of the particle about the origin। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पार्टिकल जिसका मास दिया गया है मूव कर रहा है स्पीड से इन एन एक्स ओ वाई प्लेन वायर y is equal to x plus 4, तो आपको y is equal to x plus 4 देने का मतलब क्या है, तो इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज वी नो दैट y is equal to mx plus c, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स ओ वाई प्लेन बनाऊं, सो दिस इज एक्स ओ वाई प्लेन अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो मुझे बोलिए आप, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड है और यहाँ इंटरसेप्ट +4 से स्टार्ट करके फिर ये जो है तो ये इंटरसेप्ट आपको दिया है तो ये +4 है +4 है और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, मान लीजिए आप उसका मास जो है दैट इज प्रोवाइडेड एंड दैट मास इज प्रोवाइडेड इक्वल 5 kg, उस पार्टिकल का मास 5 kg और उसकी स्पीड जो है वो दी गई है दैट इज 3√2 मीटर पर सेकंड। हमें इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल मूविंग लाइक दिस बट अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे पीछे, जब एक्सट्रापोलेट करेंगे पहली फुर्सत में आप ये एंगल निकालिए, और ये एंगल कैसे निकालेंगे देख लीजिए, m हो गया यहाँ पे स्लोप और स्लोप यहाँ पे 1 है क्योंकि इट्स x + 4, तो m इज नथिंग बट स्लोप एंड स्लोप हियर 1। जब स्लोप 1 हो, जब स्लोप 1 हो, स्लोप इक्वल टू 1 मींस tan थीटा जो है, tan थीटा जो है वो tan ऑफ 45 डिग्री ही हो सकता है। tan चला गया, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये भी डेफिनेटली 45 डिग्री है क्योंकि ये 90 होना चाहिए। अब आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन निकालना है, तो मैं अबाउट द ऑरिजिन ही निकालना है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस विल बी mvr, मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पे दिस इज मोमेंट, मोमेंटम ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो यू नीड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, जो मैंने ये येलो लाइन ड्रॉप की। अब आप देख लीजिए, ये एंगल आपको पता है, ये पता करना है आपको, मैं मानता हूँ उसको परपेंडिकुलर और ये आपको पता है, तो यहाँ एंगल ये है, it is base, it is perpendicular and it's hypotenuse, so it is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse जो है perpendicular upon hypotenuse is sin, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ 45 डिग्री जो है आपका, साइन ऑफ 45 डिग्री p/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 हो गया 1/√2 इज इक्वल p/4, तो P हो गया आपका 4/√2। अगर इसको रैशनलाइजेशन करके रखते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, √2 यहाँ 2 बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका 2√2 आया। तो यही मुझे चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मुझे मिला एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट 2√2। अब एंगुलर मोमेंटम हम सबको पता है वो होता है mvr। अब मास 5 है, स्पीड आपको दिया है 3 × 10⁻³ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2√2, 2√2 जो है आपका 2 हो जाएगा, तो L जो है आपका इट इज 5 2 10 30, 5 2 10 into 3 is 30, 30 into 2 होता है 60 यूनिट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 60 यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये एंड आंसर इज 60 यूनिट्स। उसके बाद इफ अ बॉडी इज लाइंग इन द YZ प्लेन, देखिए आपका बॉडी जो है वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है, योर बॉडी इज लाइंग इन द YZ प्लेन, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी। तो अगर एक बॉडी YZ प्लेन पे लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस फिर x में लाई करना चाहिए क्योंकि बॉडी YZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस है ना, Ix इज इक्वल, तो उस प्लेन में जिस बॉडी लाई कर रहा है उसके y पे और उसका z, तो Ix शुड बी इक्वल, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
question should be Ix is equal to Iy plus Iz. This is nothing but the statement of perpendicular axis theorem based question. तो Ix is equal to Iy plus Iz, क्योंकि बॉडी अगर yz प्लेन में लाई करा तो दो एक्सिस होगी, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और परपेंडिकुलर एक्सिस उस पर x एक्सिस हो गया और Ix हो गया Iy plus Iz. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो आपको I दिया गया है Ig प्लस इट इज mx², ऐसा कुछ दिया गया है. द ग्राफ बिटवीन I एंड x, आपको I और x में ग्राफ निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट द ग्राफ बिटवीन I एंड x. अगर आप इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², तो आपका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक होना चाहिए. योर ग्राफ शुड बी पैराबोलिक, आपका ग्राफ, बिकॉज इट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ. और फिर अब इन चार ग्राफ्स में कौन सा आंसर ट्रू है? अगर आप पुट करेंगे x इक्वल 0, अगर आप पुट करेंगे x इक्वल 0 तो ये खत्म हो जाएगा, तो I इक्वल, तो x इक्वल 0 पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो Ig होना चाहिए. तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, पैराबोला आंसर है. बट I x 0 पे आपका जो है Ig आना चाहिए और ये हो नहीं सकता. तो एट x इक्वल 0 आपका Ig है और उसके बाद ग्राफ जो है पैराबोलिक है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Question number next is a thin rod of length L and mass m is bent at the midpoint O at an angle of 60 degree. तो आपके पास एक thin rod है जिसका mass m है, length L है, और इसको bent किया at O at an angle of 60 degree. The moment of inertia of the rod about an axis passing through O and perpendicular to the plane of the rod. देखिए आपका जो rod होता है ना, moment of inertia about an axis passing through its center perpendicular to the plane होता है ml²/2l. फिर आप किसी भी एंगल से इसको फोल्ड करिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इसी सेंट्रल पॉइंट पे जिस पे आपने निकाला ml²/2l. तो इसमें याद रखिए आप आंसर कभी चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स ml²/2l. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड नोट इट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स अनअफेक्टेड. चाहे आप किसी भी एंगल पे, इसने 60 डिग्री पे इसको बेंड किया है, चाहे आप 90 पे, 45 पे, 30 पे बेंड करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ नहीं होने वाला. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the uniform rod of mass 20 kg and length of 1.6. तो आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास दिया है 20 kg और लेंथ है 1.6 meters, pivoted at its end and swinging freely in the vertical plane. Angular acceleration of the rod just after the rod is released from rest in the horizontal plane. जब आप इसको छोड़ दोगे, यहाँ से छोड़ दोगे, तो आपको उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ जो है आप इसका मोशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास से. तो इसका मास सारा यहाँ पे है और वेट डाउनवर्ड्स है, और फिर ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो हो गया L/2. अगर टोटल लेंथ L है तो आपका सेंटर ऑफ मास L/2 से फ्रॉम द पॉइंट वायर इट्स पाइवटेड. अब आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. तो इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, हमें पता है टॉर्क होता है बराबर R इंटू F और साइमल्टेनियसली वो I अल्फा के बराबर होता है. अब R जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ L/2 है और F हो गया वेट दैट इज mg और वो सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है इज इक्वल I. अब ये रॉड है और रॉड इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है और अबाउट एन एंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है. ये भी आपको पता होना चाहिए. सेंट्रल एक्सिस पे ml²/2l होता है, अबाउट वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. अल्फा हमें निकालना है. तो m पहली फुर्सत में उड़ा दीजिए, उसके बाद एक l के साथ चला जाएगा और फिर यहाँ बनेगा, ये बनेगा 3g डिवाइडेड बाई 2l नीचे आएगा इज इक्वल टू अल्फा. तो ये हुआ 3g, चूंकि g में ही आंसर है तो 3g डिवाइड बाई 2. l का वैल्यू आप ड्रॉप करिए, l का वैल्यू 1.6 दिया है तो मैं लिखूंगा 1.6 इज इक्वल टू अल्फा. तो अल्फा हो गया बराबर, देखिए 1.6 का 10 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 30g डिवाइडेड बाई इट इज 32. अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं बट आप इसको निकाल सकते हैं. इट्स 2 15s are 30 and 2 16s are 32. अल्फा इज इक्वल टू 15g डिवाइडेड बाई 16 इज द राइट आंसर for this question. 15g divided by 16 is the right answer for this question. Question number next is a meter stick is held vertically with one of its end on the floor and is allowed to fall freely. तो अगर ये फ्लोर है और आपके पास एक मीटर स्टिक है, ये मीटर स्टिक आपने वर्टिकली ऐसे रखी है, तो दिस मीटर स्टिक मींस इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर है. ये लास्ट में हम इंड्यूस कर देंगे. तो हमने इसको यहाँ तो ये फिक्स्ड है, आपने दूसरे एंड को अलाउ फ्रीली फॉल के लिए द स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर एज्यूमिंग दैट द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप. तो ये एंड हम एज्यूम करना ये स्लिप नहीं हो रहा है, तो जब ये हिट करेगा ये एंड यहाँ पे तो इसकी हमें स्पीड निकालनी है. तो फिर अगेन द सेम कंसेप्ट हियर कि हम यहाँ मोशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है वो L/2 होगी. तो इसका जो यहाँ पे हम इसमें सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज mgh is L/2 should be equal the kinetic energy with which it will strike, and that is half of I omega square, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है पे, it's a rotational, it's not a translational motion, it's a rotational motion, therefore kinetic energy of rotation is half of I omega square. तो अब आप देख लीजिए ये हो गया mgL/2 is equal to 1/2 रॉड का, मैंने फिर से आपको इस एंड पे रोटेट कर रहा है तो इस एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/3 होता है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. तो mm पहली फुर्सत में उड़ा दो, ll और दूसरी फुर्सत में उड़ा दो, 3 भी उड़ा दो, ये हो गया 3g डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू ओमेगा, और फिर यहाँ पे रूट आ जाएगा. हमें ओमेगा नहीं, हमें स्पीड निकालना है, एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा r. ओमेगा r के बदले यहाँ पे l आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा हो गया 3g डिवाइडेड बाय l और मल्टीप्लाइड बाय l. l अगर हम रूट के अंदर ले जाए तो v बनेगा दैट इज 3g एंड देन l, क्योंकि l स्क्वायर अंदर आ जाएगा, l के साथ काट के 3gl बनेगा. अब l 1 मीटर दिया है तो आंसर शुड बी रूट ऑफ 3g बिकॉज l is provided and is provided equal to 1 meter, so root of 3g is the right answer for this question. Very important question. Number next. A body of mass m and slides down an incline and reaches the bottom with speed v. तो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए उसकी हाइट h है, एक बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है. अगर बॉडी स्लाइड करके नीचे जाएगी, उस बॉडी का मास m है, तो हमें पता है कि उसका स्पीड जो है जिससे ग्राउंड को हिट करेगा वो हम सब जानते हैं, इट इज रूट ऑफ 2gh. क्योंकि स्लाइडिंग में हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट थर्ड इक्वेशन v² - u² इक्वल 2as. तो उसके हिसाब से जो स्पीड है, क्योंकि हाइट ऐसे ही फॉल करेगा, जब हाइट ऐसे फॉल करेगा तो स्पीड ऑफ फॉल जो है वो रूट ऑफ 2gh होगा जब स्लाइडिंग होगी. फिर क्या बोल रहा है, इफ द सेम बॉडी वायर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, अगर यही बॉडी अब रिंग की शेप में होता और रोल डाउन करता, अब जब रोल डाउन करेगा इसी इंक्लाइंड प्लेन पे, जब बॉडी रोल डाउन करेगा, अब जब बॉडी रोल करके नीचे आएगा इसी हाइट से, तो हमें क्या निकालना है, दिस द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट द बॉटम विल बी. फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए दैट वेलोसिटी भी मैंने आपको पढ़ाया, जब रोल करता है बॉडी तो इट इज रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस I by mr स्क्वायर. तो अब आप लिख सकते हैं इट इज रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पे mr स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर निकल गया, तो स्पीड हो गया बराबर, मान लीजिए v' नाम रखता हूं मैं इसका, इट इज रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाय 1 + 1 = 2. बट रूट ऑफ 2gh जो है, रूट ऑफ 2gh तो v के बराबर है, तो आपका v' हो गया v बाई रूट 2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्योंकि आपका v जो है वो रूट ऑफ 2gh है, तो वो मेंटेन्ड है डिवाइडेड बाय रूट 2 से डिवाइड करके, आंसर शुड बी v by root 2. Again, a very important question for your entrance. Question number next is द स्टैंडर्ड. अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन पे पहुंच गए. द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ मैंगनीज बिकॉज, देखिए ये जो मैंगनीज एंड कंस्टेंटम, ये दो स्पेशल मटेरियल्स हैं. हम रेजिस्टेंस कॉइल्स इन्हीं से बनाते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इनमें रस्ट नहीं होता है, ये टेम्परेचर वेरिएशंस पे जो है ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, इनका ऐसा होता है. तो दैट इज़ वाई हम वी मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ दीज मटेरियल्स. एक आता है मैंगनीज उसमें, और दूसरा मैं आपको इसमें ऐड करूँ कंस्टेंटम कहते हैं उसको. तो हम क्यों रेजिस्टेंस वायर्स इस मटेरियल से बनाते हैं. मैंगनीज वायर इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर. बिल्कुल गलत है क्योंकि वो सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर नहीं है. फॉर मैंगनीज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज, बिल्कुल गलत है हाइपरबोलिकली. तो रिमेंबर दैट फॉर मैंगनीज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है. जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से 0 हुआ, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से 0 हुआ मींस टेम्परेचर वेरिएशन से उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक मैंगनीज टू मेक रेजिस्टेंस जो है दैट स्टैंडर्ड कॉइल्स. वो स्टैंडर्ड कॉइल्स हम मैंगनीज से ही क्यों बनाते हैं, रीजन यही है कि उसका अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 है, मींस दे डू नॉट शो variation with change in temperature. That's the reason. Question number next is, तो ये knowledge based question है. A piece of copper and other of germanium are cooled from room temperature to 100. तो ये तो बहुत जो है पुराना क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को ये हर मॉड्यूल में हर बुक में मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक कॉपर है, तो कॉपर जो है आपका एक कंडक्टर है और जर्मेनियम आपका सेमी कंडक्टर है, दोनों को कूल किया. तो आपको पता होना चाहिए जब आपने कूल किया तो कॉपर जो कंडक्टर उसकी रेजिस्टेंस कम होगी जबकि सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी. जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी. तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कम होगी जबकि कंडक्टर की बढ़ जाएगी. तो पहला ऑप्शन है कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. ये हम आपको सेमीकंडक्टर से लेके कंडक्टर्स में पढ़ाते हैं. उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टिविटी में इनको अरेंज करना है. फिर से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ये दो जो है ये दोनों सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स. कॉपर आपका एक कंडक्टर है, कॉपर आपका कंडक्टर
कंडक्टर है, और नाइक्रोम जो है आपका दैट इज अलॉय। अलॉय तो आपको ये मटेरियल्स पता होने चाहिए कि सेमीकंडक्टर कौन है, कंडक्टर कौन है और अलॉय कौन है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की होनी चाहिए, सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर की होनी चाहिए। तो अगर आप इन ऑप्शंस में देखोगे सबसे कम रेजिस्टिविटी कॉपर की है, बाकी जो है जर्मेनियम, नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इतनी नॉलेज भी अगर आपके पास है तब भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टिविटी या सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर की होती है। उसके बाद मैं आपको फिर से इसमें थोड़ी सी हेल्प करूं कि आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसका रेजिस्टिविटी अलॉय से ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी अलॉय से ज्यादा होता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स आगे चले गए और अलॉय पीछे चला गया। उसके बाद याद रखिए सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी हमेशा जर्मेनियम से ज्यादा होता है, सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी जर्मेनियम से ज्यादा, जर्मेनियम का नाइक्रोम से ज्यादा, नाइक्रोम का कॉपर से ज्यादा। बट लॉजिक ये है कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है अलॉय से और अलॉय की ज्यादा होती है कंडक्टर से। तो बट यहां आप याद रखिए सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी जर्मेनियम से ज्यादा है, बाकी ऑर्डर जो है वो एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज। तो आपको पता होना चाहिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एंड रो जो है रो हम सबको पता है इट्स एम बाय एन ई स्क्वायर टा, वेयर टा इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टा इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर आप टेंपरेचर बढ़ाते हो, तो हम सबको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, टा रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज होता है। टेंपरेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, दैट इज व्हाई रेजिस्टेंस जो है आपका इंक्रीज होगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर। देख लीजिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने इसमें डिफिकल्ट बना के जो है आपका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस सीरीज में, इस सीटीएस पेपर में जो है ऐड किया है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ बहुत पुअर क्वेश्चंस थे, है ना। आप जल्दी से उनको कर सकते हो, बट ये एक ऐसा हार्ड क्वेश्चन है जो इसमें डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एंट्रेंस में आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर कॉपर वायर का दिया है 1 मिलीमीटर, हम इसको रेडियस में कभी भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? रेडियस जो है वो इसका हाफ हो गया, तो डायमीटर इज 1 मिलीमीटर, या आप लिख सकते हो 1 × 10⁻³ मीटर। फिर आप इसको रेडियस से अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट इज हाफ ऑफ दिस, दैट इज 10⁻³ मीटर आ गया आपका। नाउ डायमीटर इज 1, तो करंट का वैल्यू दिया गया है, करंट का वैल्यू जो है 1.1 एम्पियर दिया गया है, इसमें इतनी करंट फ्लो होती है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू कैलकुलेट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। और फिर डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया जाता है, डेंसिटी दिया गया है आपको 9, देन इट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ग्राम तो हो गया इसमें 1000, और नीचे से ये हो जाएगा 10⁻³ जो है 3, 10⁻³ -6 + 3, हाँ -3, ये आ जाएगा kg पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया है, तो आपका एटॉमिक वेट m दिया गया है, वो दिया है 63 ग्राम, 63 ग्राम्स हो गया, 63 × 10⁻³ kg, हम इसको ऐसा सिस्टम में ला रहे हैं। तो एटॉमिक वेट भी दिया गया है, एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम जो है कॉपर का एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करता है, तो मैं इसको f से डिनोट करता हूं, और वो हर एटम ऑफ कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देता है। फिर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ये बड़ा डरावना क्वेश्चन होता है एंट्रेंस में, जिसमें बच्चे जो है मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का यूज करके इसको फिर सॉल्व करने बैठते हैं, और इसमें सदियां बीत जाती है, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इसमें एक ट्रिक याद रखो जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उस ट्रिक का नाम है, इस फॉर्मूला का याद रखो, इट्स माई रोना फाई, याद रखो इसको। My Rona phi is the trick for this question to solve it in minimum possible time. Otherwise use that mole concept और फिर भी ये solve नहीं होगा। तो my Rona phi इसमें concept है, my m जो है इसमें वो atomic mass, I हो गया current, rho हो गया density, n हो गया Avogadro's number, सबको पता है, f हो गया contribution of each copper atom, वो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 होता तो 2 लेते, और a हो गया area of cross section, area of cross section जो है वो πr², उसमें r जो है आपको प्रोवाइडेड है, e हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें आपको दी गई है, और जब आप इसमें ड्रॉप करोगे तो आंसर इज 0.1 mm/s। होप आपको ये समझ आया होगा, और ये एक नई चीज है जो आपको ऐड हुई यहाँ पे, और ये फॉर्मूला जो बच्चा याद रखेगा उसका क्वेश्चन ये मिनिमम पॉसिबल टाइम में सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज यू हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ मोल हियर, केमिस्ट्री वाला, और फिर बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखो, माई रोना फाई, m हो गया दैट एटॉमिक वेट जो दिया गया, I इज करंट, रो इज डेंसिटी, na इज Avogadro's number, f is contribution of each atom, a is area of cross section, and e is charge of electron. By this formula you can
solve the question in minimum possible time, and that is what is the requirement for entrance. उसके बाद if the radius of the potentiometer wire is quadruplet, the value of potential gradient will, तो ये एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेडियस हमने क्वाड्रपल कर दिया, रेडियस को क्वाड्रपल किया, आपको बोलना है पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर में आपका एक सोर्स होता है, दैट नून सोर्स विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर होती है, ये पोटेंशियोमीटर की वायर होती है। यहाँ पे एक रिहोस्टेट होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसको हम रिहोस्टेट कहते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है आर वायर। अब ये हो गया आपका जो है पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट्स पोटेंशियल ऑन द वायर टू द लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ऑन द वायर हो गया करंट इन द वायर, जो यहाँ से करंट डेवलप होगा, ये आपने पढ़ा होगा, एंड इट्स आर डब्ल्यू, क्योंकि पोटेंशियल इज आई आर डिवाइडेड बाय एल डब्ल्यू। अब आई किसके बराबर है? आई होता है बराबर नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ मान लो यहाँ से नेट ईएमएफ जो सोर्स नून सोर्स का ई है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस में आप देख लो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आएगा प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रिहोस्टेट आएगा प्लस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर डब्ल्यू और डिवाइडेड बाय एल डब्ल्यू। तो ये हो गया आपको पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला। ये आप सब जबानी जो है आपको याद होना चाहिए, और कंसेप्चुअली भी आप इसको कभी भी डेवलप कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि हमने रेडियस को क्वाड्रपल किया, रेडियस को क्वाड्रपल किया तो रेजिस्टेंस को पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या होगा। बट ये एक चीज दी है दैट आर इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो आर है और ये आर एच जो है ये दो 0 है, ये दोनों कैंसल आउट होके उसके बाद आप देख लो जब ये दोनों 0 हो गए, ये उड़ गया यहाँ से, आर डब्ल्यू के साथ उड़ गया, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बना ई डिवाइडेड बाय एल डब्ल्यू। अब आप मुझे बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ रेडियस पे डिपेंड करता है? ई हो गया सोर्स का ईएमएफ और एल हो गया लेंथ ऑफ द वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, देयरफॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल रिमेन अनचेंज। ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसको पूरी नॉलेज हो पोटेंशियल ग्रेडियंट की, इस फॉर्मूला की, तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the resistance of a wire is 20 degree at 20 ohm, 20 degree उसकी 20 ohm पे resistance है, and at 500 ohm it is 60 500 degree it is 60 ohm, at what temperature resistance will be 25 ohm। मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी ये बच्चा क्वेश्चन करता है तो उसके दो टेम्परेचर और दो रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड होते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा टेम्परेचर निकालना होता है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन इसमें जो है मैंने रखा है जिसमें आपको जो है 3 रेजिस्टेंसेस और 3 टेम्परेचर, 3 रेजिस्टेंसेस प्रोवाइडेड है, तीसरा टेम्परेचर निकालना। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जब आप फ्यूचर में एंट्रेंस में बैठेंगे। देख लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट दिस एट टेम्परेचर। तो वायर है, याद रखो इसमें एक चीज याद रखो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। जब भी आपके पास कंडक्टर हो, जब भी आपके पास कंडक्टर, वायर इज नथिंग बट अ कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशनड है, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो है, तो उसका एक इंटरसेप्ट होता है R naught, that is at that base temperature there is some resistance, और उसके बाद जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये एनसीईआरटी पे आप देख सकते हो, बिल्कुल बनाया गया है, that at temperature at 0 डिग्री सेंटीग्रेड there is always some resistance, that is R naught। ठीक है, R naught दिया और उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो लीनियरली जो है इंक्रीज होता है। और अगर आप इस ग्राफ का आप स्लोप ले, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप ले, चूंकि स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है वो आ जाएगा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर आएगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज del R by del T, that is a change in resistance to the change in temperature. This is the concept। अगर आपको ये चीज पता है इस क्वेश्चन में, तब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज बच्चे इसमें लंबा रूल यूज करते हैं, 3 इक्वेशंस यूज करते हैं और कभी ये सॉल्व नहीं होता है, दैट R इज इक्वल R नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल T। तो उससे ये कभी सॉल्व नहीं होता है, लंबा हो जाएगा और आपका टाइम जाया करेगा ये। तो इसका शॉर्टेस्ट वे ये है, अगर आपको ये ग्राफ पता है, ये नॉलेज पता है, दैट स्लोप इज इक्वल tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस del R बाय del T, आप इसको जल्दी से उड़ा सकते हो। तरीका ये है कि ये रेशो जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें आप रेजिस्टेंस टॉप पे लिखिए, टेम्परेचर नीचे, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस को लिखिए। रेजिस्टेंस जो आपका पहले 20 ओम है, तो मैंने यहाँ 20 ओम लिखा, उसके बाद आपका 60 ओम है, और उसके बाद 25 ओम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे 25 ओम आ गया, और फिर लास्ट में आप लिखिए दैट 25 ओम के बाद इट इज 60 ओम। और फिर टेम्परेचर देख लीजिए, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए जो टेम्परेचर है 60 के लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पॉन्सिबल टेम्परेचर है, और ये वाला टेम्परेचर आपको निकालना है जो 25 ओम की रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे आपका जो है होगा। अब आप कैसे करोगे? देखो, चूंकि रेशो रिमेन्स कांस्टेंट डेल आर मतलब आप इन दो का डिफरेंस डिवाइड बाय डेल टी ले सकते हैं पहले। तो ये हुआ 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 इज 5 डिवाइडेड बाय इट इज t माइनस 20, t माइनस 20। फिर अब आप
जो है जो नून वैल्यूज है 60 का इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर से ये लेने का मतलब क्वाड्रेटिक बनाना, जरूरत क्या है 60 में से आप 20 निकालिए, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 500 में से आप 20 निकालिए, दैट इज 480। तो अब आप देख लीजिए 0 0 कट गया, 4 12 जा 48, 12 into 5 is 60, तो इट इज t minus 20 is equal to 60 डिग्री 60 and t is equal to it is 80 डिग्री should be the answer of this question। देख लीजिए एक स्टेप में अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपको बच्चा जो है डिफरेंस जो है इन दो में ले सकता है और फिर जो नून वैल्यूज, क्योंकि ये वाला सॉल्व हो जाएगा। अगर बच्चा पहले ये ले रहा है और फिर ये ले रहा है तो t दो बार आएगा, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लंबा हो जाएगा। बट वी वांट टू सेव टाइम, होप आपको ये समझ आएगा। बट दिस द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, अदरवाइज लेंथी तरीके भी बहुत है और उनसे टाइम ज़ाया होता है। उसके बाद मासेस ऑफ 3 वायर्स, ये तो आपका एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है। मास ऑफ 3 वायर्स आर द रेशो, ये मासेस है वायर्स के 1:3 दिस, तो मासेस का रेशो जो है मैं लिख के रखता हूँ क्योंकि हमेशा गलत होता है। मासेस का रेशो 1:3:5 है वायर्स का, एंड देयर लेंथ्स का रेशो जो है, लेंथ्स का रेशो जो है वो दिया गया है 5:3:1। हमें रेशो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस आपको पता होना चाहिए। इसमें R = L² जो है, ये फॉर्मूला आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, हम इसको डिराइव कर सकते हैं पर उतना टाइम नहीं है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² जब भी मास और लेंथ का आ जाए। फिर उसमें अगर आप अब रेशो निकालना चाहते हो रेजिस्टेंसेस का रेशो ऊपर लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया ऊपर 5² 3² 1², नीचे मास सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे, मास 1 फिर ये 3 और ये 5। अब आप देख लीजिए ये हुआ 25 डिवाइड बाय 1, ये हुआ 25 डिवाइड बाय 1, जरूरत नहीं है, प्लस 3 एक 3 के साथ कट जाएगा और उसके बाद ये 1 प्लस ये हो गया 1/5। तो चूंकि ऐसा रेशो नहीं है, हम थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके ये 5 उड़ जाएगा, तो ये बनेगा 125 ये इज टू है 15:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपने किया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये कलर कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कलर कोडिंग में आपको पता होना चाहिए कलर जो आपके हैं, पहले ब्राउन है, उसके बाद ब्लैक है, फिर ग्रीन है और गोल्डन है। तो पहले दो कलर्स डिजिट्स होते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर होता है। और आपको पता होना चाहिए दैट बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसमें जो टॉप कलर होता है दैट इज ब्लैक और दूसरा कलर जो होता है दैट इज ब्राउन। तो यू शुड नो दिस कलर स्कीम, ठीक है। उसके बाद ये रेड होता है, ये ऑरेंज होता है, और उसके बाद ये येलो होता है, उसके बाद ये आपका ग्रीन होता है, क्योंकि सारे कलर यही तक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला कलर आपका ब्राउन है और ब्राउन का डिजिट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 इट इज 3 इट इज 4 5। तो ब्राउन का कलर जो है, पहला कलर आपका ब्राउन है, ब्राउन का कलर हो गया 1, फिर दूसरा कलर आपका ब्लैक है तो डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा कलर मल्टीप्लायर ग्रीन होता है 10⁻⁴। ग्रीन का आप देख लीजिए यहाँ 10⁻⁵ आ जाएगा, 10⁻⁵। एंड देन टॉलरेंस चूंकि गोल्ड बैंड है तो उसका ±5% होता है। गोल्ड का ±5%, सिल्वर का +-10% और नो कलर का +-20%। अब आप देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। तो आप लिख सकते हो इट इज 1 × 10⁻⁶ एंड देन +-5% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 1 × 10⁻⁶ +-5% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the effective resistance between points P and Q of the electrical circuit shown in the figure। तो ये एक डबल व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस डबल व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें नेट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स P and Q में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तरीका ये होता है डबल व्हीटस्टोन ब्रिज में, देखिए P/Q 1 आ जाएगा इज इक्वल टू R/S, ये भी 1 आ जाएगा। फिर से P/Q 1 आएगा, R/S 1 आ जाएगा। तो ये जो है डबल व्हीटस्टोन ब्रिज में ये आर्म कट गई। अब जब ये आर्म कट गई, ऊपर दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में और पूरा अरेंजमेंट पैरेलल में। अब आप देख लीजिए ये दो जब सीरीज में है तो 2R और 2R सीरीज में होके जो है 4R आ जाएगा, और ये भी 2R सीरीज में 4R आ जाएगा। 4R और 4R पैरेलल में होने के बाद तो 1/4R + 1/4R इट्स 2/4R, 4R/2 इट्स 2R। तो 2R और ये स्मॉल 2R अब पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट इस केस में 2R कैपिटल और ये स्मॉल 2R जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन होता है, ये आपको पता होगा। अगर मैं ऊपर 2 कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा R × R डिवाइडेड बाय 2, नीचे जो है 2, ये ऊपर 4 हो जाएगा 4। तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, कॉमन नहीं, ये मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कॉमन आएगा 2, इट इज R + R। तो 2 2 = 4 हुआ, तो ये हुआ ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाय R + R शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाय R + R इज द राइट आंसर फॉर दिस। इट्स अ डबल व्हीटस्टोन ब्रिज एंड यू शुड नो इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज
फाइंड Vx माइनस Vy, तो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, हमें x एंड y में पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ ओपन सर्किट होने की वजह से, जब सर्किट ओपन सर्किट होने की वजह से करंट जो है वो जीरो होगी, तो करंट अगर जो है वो जीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। आप चूंकि Vx माइनस Vy ही निकालना है आपको, तो आप यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करोगे और ये आ जाएगा Vx माइनस Vy। जब आप मूव करोगे, जब आप यहाँ से मूव करोगे तो पहला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस आएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट, तो Vx माइनस Vy शुड बी 20 वोल्ट इज द वे टू सॉल्व इट। क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट है नहीं, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, जब आप यहाँ मूव करोगे तो पहला टर्मिनल जो स्ट्राइक करेगा वो प्लस है, तो प्लस 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो ई दे दिया गया आपको 2.2 वोल्ट और फिर एंड रिड्यूसेस टू 1.8, फिर आपको V दिया गया है 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस R इक्वल 5 ओम। तो जब आपने एक 5 ओम रेजिस्टर जो है इसमें कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 पे आया। द इंटरनल रेजिस्टेंस, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज R इक्वल R, इट्स E डिवाइडेड बाय V माइनस 1 इज द फॉर्मूला फॉर दिस। तो R जो है वो 5 दिया गया है, E आपको जो है इसमें 2.2 दिया गया है, V का वैल्यू जो है वो 1.8 दिया गया -1। पहली फुर्सत में पॉइंट के साथ उड़ जाएगा, 2 11 जा 22, 2 9 जा 18 और फिर ये जो है 2 11 जा एंड 2 9 जा और उसके बाद जो है आपका 10 बाई दिस, तो 11 में से 9 जो है वो 2 आएगा, 2 5 जा 10, तो R आ जाएगा 10 बाई 9 ओम शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और आपने ये सेल्स में पढ़ा होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज, तो 4 ओम रेजिस्टर में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका जो है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका जो है, हमें यहाँ पे करंट किसी तरह से पता चलना चाहिए, क्योंकि करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ करंट 0.8 है और जो आपका रेजिस्टेंस है 3 है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल उसने आपको 2.4 वोल्ट दे दिया है, क्योंकि I मल्टीप्लाइड बाय R। जब ये 2.4 है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, जब पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है वो 2.4 वोल्ट ही होना चाहिए। अगर यहाँ 2.4 है तो यहाँ करंट आ जाएगा V बाई R, इट इज 2.4 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 4 जा इट इज 0.4, तो यहां जो करंट चलेगी दैट विल बी 0.4, यहां से जो करंट चल रही है दैट इज 0.8, ये दोनों करंट ऐड होके यहां हमें करंट मिली 0.8 प्लस 0.4, तो इट इज 1.2। जैसे हमें करंट मिली अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये पोटेंशियल हो गया करंट 1.2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4.8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4.8 वोल्ट इज द आंसर। तो इसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, तो ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, आपको द करंट आई विल बी, आपको ये करंट निकालना। देख लीजिए इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग। इनकमिंग 3 ऐड हो जाएंगे, 15 प्लस 5 होता है 20 और ये हो गया 23, जितना करंट आया उतना यहां से जाएगा, तो 23 एम्पियर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज अबाउट करंट्स। उसके बाद फॉर द फॉलोइंग डायग्राम द वैल्यू ऑफ E इज, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको V हो गया ये वाला, V is the potential here. You have to calculate the potential here, the common potential here. You have to calculate in this question. तो V आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। V हम कैसे कैलकुलेट करें, ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। इसमें मैंने एक YouTube पे एक वीडियो बनाया है जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, स्काई क्लासेस के चैनल पे, उसका नाम है मिलमैन थ्योरम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, दैट इज दिस V कॉमन। जो ये कॉमन पोटेंशियल होता है ना, कॉमन पोटेंशियल जब भी निकालना होता है ये तो सिग्मा, दैट्स एडिशन ऑफ E बाय R डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R। अब आप कैसे निकालोगे सर, V कॉमन कैसे निकालते हैं? V कॉमन E बाय R, E बाय R हो गया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो है यहाँ पे ये 10 है डिवाइडेड बाय R, इस आर्म का रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस पोटेंशियल हियर दैट इज 6 डिवाइडेड बाय R, इस आर्म का जो है 20 प्लस E बाय R यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय R, ये हो गया 30, फिर होल डिवाइडेड बाय 1 बाय R, तो यहाँ हो गया 1 बाय 10 प्लस यहाँ हो गया 1 बाय 20 प्लस यहाँ हो गया 1 बाय 30। अब आप V कॉमन कैसे निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ LCM आ जाएगा 60 जब LCM आया 10 6 जा 60, तो ये हो गया दैट 6 into 10 is 60 प्लस ऊपर आ जाएगा 23 जा 60, 3 6 जा 18 प्लस 32 जा दैट्स 10, देन इट्स होल डिवाइडेड बाय, तो आपका जो है फिर से 60 यहाँ एलसीएम आएगा और फिर से वो हो गया आपका, ये हो गया 6
क्योंकि 10 6 जा 6 इंटू 1 प्लस 23 जा तो हो जाएगा 3, 32 जा तो हो जाएगा 2, 60 60 पहली फुर्सत में निकाल दो आप, जो आपका v कॉमन है तो ये आ जाएगा 60 70 80 88 88 डिवाइडेड बाय 6 3 9 2 11, तो 11 8 जा 88 वोल्ट, 88 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 88 डिवाइड बाय 11 सॉरी इट्स 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं और ये इसका सबसे आसान तरीका होता है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज मिलमैन थ्योरम, जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा। अदरवाइज किरचॉफ्स लॉ से आप इक्वेशंस बना सकते हो, बट दैट विल बी अ लेंथी वर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज, तो आपको रेजिस्टिविटी दे दिया गया है, इट इज 40 इंटू 10 रेज़ पावर -8 रेजिस्टिविटी दिया गया ओम, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है 10 रेज़ पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये जो है ऊपर वाला जो है आपका ओम मीटर में प्रोवाइडेड है। करंट दे दिया गया आपको 0.2 एम्पियर का, हमें निकालना है द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया पोटेंशियल इन द वायर टू द लेंथ इन द वायर, पोटेंशियल हो गया करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। करंट रेजिस्टेंस हो गया बराबर रो L by A, लेंथ ऑफ द वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ लेंथ कैंसल आउट होके आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हुआ I इंटू रो डिवाइडेड बाय A। अब I आप देख लीजिए, I दिया है 0.2, आपका रो दिया गया है इट इज 40 इंटू 10 रेज़्ड पावर -8 डिवाइडेड बाय आपका A दिया गया है 10 रेज़्ड पावर -6। देख लीजिए पहली फुर्सत में ये जो है आपका वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख लीजिए 8 इंटू 10 पावर -6, इट इज 8 इंटू 10 पावर -6 सॉरी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 8 इंटू 10 पावर -6। देख लीजिए आप, ये हुआ 8, ये हुआ आपका यस बिल्कुल 8 और 8 कैंसल आउट होके ऊपर जाएगा 10 रेज़ पावर माइनस जो है 2 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 रेज़ पावर -2, क्योंकि 10 रेज़ पावर -8 डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर -6 इज 10 रेज़ पावर -2 वोल्ट पर मीटर। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 100 cells each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in the circuit। तो ये मिक्सिंग ऑफ द सेल्स है, तो मैक्सिमम करंट का कंसेप्ट ये है दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी NR by M, दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इंटरनल रेजिस्टेंस where N is the number of cells in each row, number of cells in each row, हर एक रो में कितनी सेल्स है आपने पढ़ा होगा, और M is number of cells, number of rows, M is number of rows directly, M is number of rows। तो मैक्सिमम करंट का कंसेप्ट ये है दैट R is equal to NR by M। एंड दूसरा फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा कि आपके पास 100 सेल्स है तो M इंटू N का प्रोडक्ट जो है वो 100 के बराबर पहले ही आपको प्रोवाइडेड है, तो M इंटू N नंबर ऑफ cells in each row multiplied by number of rows will give the number of cells। अब आप देख लीजिए R जो है आपको 100 cells each of EMF 5 volt, बाद में internal resistance 1 ohm, R दिया गया है so produce maximum current of 20 through 25 ohm, तो R दिया है 25, N multiplied by internal resistance 1 it is M, तो N हो गया बराबर 25 M। हमें number of rows निकालना है, N का वैल्यू मैं यहाँ ड्रॉप करूँ तो ये हुआ M इंटू 25 M इज इक्वल टू 100, ये हुआ बराबर 25 M स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 25 4 जा 100, तो M स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और M हो गया 2, तो यू शुड हैव 2 सच रोज, आपके पास ऐसे 2 रोज होने चाहिए और हर रो में आपकी 50 सेल्स आएंगे, क्योंकि 2 इंटू 50 ही 100 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 cells having the same EMF and are connected in series। आपके पास 2 cells है जिनका सेम EMF है, तो सेम EMF है, तो सेम EMF मान लो E इसका भी है, E इसका भी है, are connected in series through an external resistance R, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया। फिर आपको क्या दिया गया, R1 and R2 are internal resistance, but R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, R2 इसका रेजिस्टेंस है, बट इट इज R1 is greater than R2। When the सर्किट इज क्लोज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, फर्स्ट सेल इज 0। जब आपने इस सर्किट को क्लोज किया, जब यहाँ से करंट निकली तो ये बोलता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल में रिड्यूस होकर 0 आ जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। द वैल्यू ऑफ R इज, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, तो पहली फुर्सत में अगर आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस होता है बराबर I माइनस V इज इक्वल टू E दैट E माइनस IR। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है 2 सेल्स का, दैट इज EMF दैट EMF माइनस I इज द करंट हियर मल्टीप्लाइड बाय R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस हियर दैट इज R1, बट V जो है वो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू E माइनस IR1, तो आपका E जो है E इज इक्वल टू IR1। अब I जो है तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू I जो आपका है, अगर आप टोटल करंट की बात करें दैट इज नेट EMF E और E ऐड हो जाएगा तो 2E, क्योंकि सीरीज में है, divided by net resistance that is R plus R1
प्लस R2, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल इंटरनल दो लेके मल्टीप्लाइड बाय R1। तो ये और ये कैंसल आउट होके ये क्रॉस हो जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ R1। तो मुझे बोलिए आप, R1 उधर जाएगा तो ये बचेगा R प्लस R2 इज इक्वल सिर्फ R1 क्योंकि माइनस होगा, और कैपिटल R आ जाएगा, R1 माइनस R2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है, बट नीट में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल। फर्स्ट सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की फर्स्ट सेल की इक्वेशन लिखी, जीरो कर दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ई जब आएगा इधर तो ये बनेगा IR, करंट, नेट करंट इज नेट EMF, नेट EMF सीरीज में ऐड हो गया, डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, उसको सॉल्व करके आपका आंसर जो है R1 माइनस R2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है मैंने, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगेन वही क्वेश्चन जो आपने किया है कि फिगर शोज 2 वोल्ट, ये जो है 2 वोल्ट सोर्स है, पोटेंशियोमीटर जो है यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 सेल। तो 1.5 ओम सेल की हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द सेल इज इन ओपन सर्किट इज 76.3। जब ओपन सर्किट था, मतलब ये जो है ये सर्किट में नहीं था, दिस इज फर्स्ट ओपन, तब बैलेंसिंग लेंथ थी 70, तो इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ इज 76.3 सेंटीमीटर व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 9.5। जब आपने अब 9.5 जोड़ दिया रेजिस्टेंस में, ये आपने पढ़ा होना चाहिए पोटेंशियोमीटर में, इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट। तो आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हुआ 64.8 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर्स में। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए इट इज R, देन इट इज E बाई V जो अभी मैंने लिया, दैट्स L1 बाई L2 माइनस 1 में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, दैट इज 9.5, दैट इज 9.5, दैट इज 9.5 जो आपका है, L1 जो आपका है दैट इज 76.3 डिवाइड बाय L2 जो है 64.8 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 1.69 ओम। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आप इसको चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी पे मैंने लिया है इसको। तो ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बिफोर ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ इज L1, आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ इज L2, एंड दैट्स हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर दैट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद अ सेल। देख लीजिए एनसीईआरटी के बाद वो क्वेश्चन जो नीट में जो है रिसेंटली पूछा गया है, क्या है, बैलेंसिंग लेंथ इनिशियली जो है L1 दिया गया है 240 सेंटीमीटर। जब आपने शंट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, आपने जब 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया तो बैलेंसिंग लेंथ आपका शिफ्ट हुआ 120 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन R इज इक्वल टू R L1 बाई L2 माइनस 1। अर्लियर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, नाउ फ्रॉम नीट, सेम फॉर्मूला, R इज इक्वल टू 2 and then it is 240 divided by 120 minus 1. तो ये हुआ 2 1 2 and R is equal to 2 ohm should be the internal resistance. So answer is this. Question number next. Question number next is, if the two bulbs of 25 watt and 100 watt rated at 200 volts are connected in series across this. तो ये एक बड़ा important question माना जाता है। दैट फ्यूज वाला जो है, दो बल्ब्स आपके ऐसे हैं, और जो वो दो बल्ब्स है हमने कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल सोर्स जिसकी पोटेंशियल जो है प्रोवाइडेड है दैट इज 440 वोल्ट, और उसके बाद इनका जो रेटेड पोटेंशियल है दैट इज 200 वोल्ट, इसका भी है 200 वोल्ट, इसका भी है, और फिर इनका पावर दिया गया है, इसका 25 वाट पावर है, और इसका पावर जो दूसरे बल्ब का है वो 100 वाट पावर है। हमें बोलना है जब हमने इस सप्लाई के साथ इन दो बल्ब्स को कनेक्ट किया तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। इस क्वेश्चन का जो तरीका है सॉल्व करने का वो ये है कि आप पहले रेटेड पावर और रेटेड करंट पोटेंशियल से इनकी रेजिस्टेंस निकालोगे। तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस होता है बराबर पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। अब इसका V जो है दैट इज R आ जाएगा, V स्क्वायर हो गया 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर इट इज 25। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1600 ओम आता है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1600 ओम हो जाएगा। और इन द सेम फैशन इसका रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करोगे अगेन इट इज V स्क्वायर दैट इज 200 इंटू 200 डिवाइड बाय पावर, तो इसमें आप पहले ही उड़ा दो तो R बन जाएगा 400 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 400 ओम। अब आप निकालिए नेट करंट। नेट करंट होता है नेट EMF, नेट EMF जो है दैट इज 440 पोटेंशियल डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस हो गया 2000। जब आप इसको डिवाइड करोगे 44 को डिवाइडेड बाय 200, मैं इसको डिवाइड करता हूं, I will divide this here. So it is 44 divided by 200. It is 44 divided by
200 इज इक्वल, इट इज 0.22 एम्पियर, 0.22 एम्पियर करंट यहां से रश करेगा। तो यहां से जो करंट रश करेगा दैट इज 0.22 एम्पियर। अब आप निकालिए इसमें जो है, अब जो तरीका है, जो आपकी करंट आई, अब आप निकालिए यहां रेटेड पावर और वोल्टेज से आप इसमें करंट निकालिए जितना ही बियर कर सकता है। वो करंट जब आप निकालोगे तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो I बनेगा बराबर P बाई V। P है 25, तो मैं लिखूंगा I इज इक्वल, इट इज 25 डिवाइडेड बाई V इज 200। जब आप इसको 25 को 200 से डिवाइड करोगे, आप 25 को जब डिवाइड करोगे 200 से, वो आता है 0.125। तो ये जो करंट बियर करेगा दैट्स 0.125, बट जो करंट चल रही है सर्किट में वो 0.2 है और इससे ज्यादा है, तो 25 वाला बल्ब जो है वो फ्यूज करेगा। अब इसका करंट हम निकालते हैं अगेन यूजिंग दैट करंट इज इक्वल पावर बाई V। तो पावर इसका जो है वो 100 है, और V जो है इसका दैट इज 200, इट इज 0.5। तो 0.5 जो है वो ग्रेटर देन दिस है 0.22। अगर वो ग्रेटर है तो ये फ्यूज नहीं करेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड, 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज करेगा जबकि ये बचा रहेगा। तो तरीका ये है, पहले रेटेड वोल्टेज और पावर से आप का रेजिस्टेंसेस निकालिए, नेट करंट निकालिए, और जो सर्किट में फ्लो करेगी, फिर रेटेड वैल्यू से आप करंट्स निकालिए। जो करंट, अगर आपका जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो किसी बल्ब से ज्यादा करंट है उसमें, तो फिर वो बल्ब फ्यूज करेगा। अगर दोनों से ज्यादा है, दोनों इस बल्ब का भी अगर करंट जो है वो 0.22 से कम होता तो वो भी फ्यूज करता, अदरवाइज कोई फ्यूज नहीं करेगा। बट इस क्वेश्चन में 25, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये है। एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट टॉर्क दिया गया आपको 5 न्यूटन मीटर दिया गया है ऑन ए फ्लाई व्हील बाय विच इट्स रोटेटेड एट अ रेट ऑफ 420 आरपीएम। तो आपका जो ओमेगा दिया गया है दैट इज 420 आरपीएम। पहली फुर्सत में आप इसको कन्वर्ट करिए रिवोल्यूशंस पर सेकंड में, एंड उसके लिए आप 2 पाई बाय 100 से आप मल्टीप्लाई करिए, ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड आरपीएस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम करते हैं। तो न्यूटन मीटर ये है। अब हमें पावर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए पावर होता है बराबर टा इंटू ओमेगा। तो ये नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। टॉर्क जो है आपका, टॉर्क है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा है 420 इंटू 2 पाई बाई 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 220 वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो इसमें आरपीएम लेते हैं, जबकि आपको इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30। तो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 हाइट h, इसमें एक रिंग जो है, एक रिंग रोल डाउन करके आ रहा विदाउट स्लिपिंग इट्स एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, इट इज g sin थीटा रोलिंग में डिवाइड बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, y 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। a इज इक्वल g sin 30 हो गया 2, sin 30 इज 1/2, 1 प्लस रिंग का mr स्क्वायर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर। mr स्क्वायर हो गया 2, 2 2 4। एक्सेलरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी g/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 4 थिन रॉड्स ऑफ सेम मास एंड लेंथ। तो सबका मास सेम है, लेंथ सेम है। फॉर स्क्वायर आई शोन द फिगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसमें मैंने आपको बोला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जाएंगे आप, तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको मानना है पहले यहाँ एक्सिस है, उस एक्सिस पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो वो होता है ml स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब मैं बात करूं तो इसका अपना होगा बराबर ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस हो गया मास इसका m है और r हो गया यहां से यहां तक की दूरी, तो वो डेफिनेटली l/2 होगा। तो इट इज l/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसी ये 4 रॉड्स है, क्योंकि आपने एक रॉड के लिए किया, इस रॉड के लिए भी है, इस रॉड के लिए भी है, इस रॉड के लिए भी है, तो मल्टीप्लाइड बाय आप 4 से भूलना नहीं। तो ये हुआ ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये हुआ ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां मल्टीप्लाई 4 करने की वजह से ये 4 निकल जाएगा, जबकि 3 होगा तो ये बनेगा ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर। 3 1 जा 3 प्लस 1 4, इट इज 4/3 ml स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4/3 ml स्क्वायर, अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2 spheres each of mass m, फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो आपके पास 2 spheres है, और जब spheres की बात नहीं हो तो टेक देम एज सॉलिड spheres। तो दिस रूल, तो जब sphere सिर्फ sphere लिखा हो तो ऑलवेज टेक इट सॉलिड sphere। 2 spheres each of mass m and radius r by 2 are connected to the massless rod। इसका मास नहीं है, 2r इसकी लंबाई है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस पे आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक एक्सिस जो है एक स्फीयर से पास हो रही है, तो पहले यहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया
निकालना है। आप यहाँ पे मान लो पहले एक्सिस है और वो हो गया 2/5 m, इसका रेडियस जो है वो r/2 है, 2/5 mr², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर प्लस चूंकि रॉड का है नहीं, प्लस mr², m हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2r², प्लस अब अपना जो है अपना सॉलिड स्फीयर का हो गया 2/5 mr/2 का स्क्वायर। तो मैंने इसमें बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की कि यहाँ पे वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले इसका अपना हो गया 2/5 mr² प्लस हो गया m मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर प्लस हो गया इसका अपना 2/5 mr²। चूंकि रॉड मासलेस है इसकी वजह से आप बच गए। तो फिर आप देख लीजिए ये चूंकि ये सेम है तो ये हो गया 2/5, ये हुआ mr² डिवाइडेड बाय 4 बट मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों सर? क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है। प्लस ये हो गया इट इज 4 mr²। अब आप देख लीजिए ये हुआ 2 2 4 4 चला जाएगा, i हो गया बराबर mr²/5 प्लस 4 mr²। तो ये हुआ 21/5 mr² should be the right answer for this question. 21/5 is the right answer for this question. You should be good in using parallel axis theorem to solve such numericals. A solid sphere rolls down an inclined plane and it's तो rolls down and solid sphere ने roll किया and with velocity v1. Then same sphere slides down the plane without friction. Slide तो पहले roll down किया, जब roll किया solid sphere ने, जब roll किया a solid sphere rolls down an inclined plane with velocity at the bottom is given by roll जब किया तो velocity हम सबको पता है it is root of 2gh divided by, अब ये solid sphere है तो it is 1 plus it is 2/5 तो ये हो गया v1 is equal to root of 2gh divided by it is 7/2 तो ये बना 7/2 नहीं 7/5 सॉरी 7/5 रूट ऑफ दिस 7/5 इज v1। तो हमने जब ये रोल डाउन करके आया उसके बाद ये अब स्लाइड डाउन करके आया, जब स्लाइड डाउन करके आया तो v2 स्लाइड डाउन करके आया तो वेलोसिटी इज सिंपली रूट ऑफ 2gh। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया। अब हमें इनमें रिलेशन निकालनी है। तो अगर आप रिलेशन में देखोगे, रिलेशन में अगर आप देखोगे जो v1 है, v1 जो आपका है तो यहाँ तो रूट 2gh है तो ये हो गया ये जो v1 है आपका, v1 जो है आपका तो v2 आ जाएगा, ये आएगा v2 क्योंकि ऊपर भी रूट 2gh बट डिवाइडेड बाय है रूट ऑफ 7/5 बट अगर आप देखोगे इसमें कोई भी ऑप्शन रूट ऑफ 7/5 दैट इज व्हाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द अबव। तो ये आपने निकाला जब स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग में रूट ऑफ 2gh, रोलिंग में ये होता है, फिर आपने रिलेट किया तो ऐसा कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट इज when a mass is rotating in a plane about a fixed axis its angular momentum is directed। तो आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट ये है कि अगर ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है तो जिस प्लेन में दो वेक्टर्स लाई करते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है इट्स r क्रॉस v, एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस v, इट्स r v sin थीटा। ठीक है, तो आपका जो है m r क्रॉस v, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच द वेक्टर्स लाई। तो r और v अगर इस प्लेन में लाई करते हैं तो दैट शुड बी द परपेंडिकुलर। सो आंसर इज अलाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस कंप्लीट्स आवर इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच।